हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। पिछली वीडियोज़ में हमने बात किया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था, सामान्य जो जानकारियाँ थी उसकी बात की थी। जैसे कि हमने देखा था एक वीडियो में कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है जो अपने डीएनए को काटता है, और हमने देखा था कि जो क्लोनिंग वाहक है वो क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस क्या होती है। तो हमने ये जो नॉर्मल जो टेक्निक्स थी, जितने भी इसके अंदर जो अपने यूज करते हैं टूल्स वगैरह, वो हमने सब देख लिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स की। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो अपना टारगेट जीन होता है, टारगेट जीन, इसे हिंदी में बोलते हैं वांछित जीन। वांछित जीन, या इसे हम बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें इस वांछित जीन की, यानी कि ये जीन क्या होता है, जिस जीन को हमें दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरे जो जीव है, दूसरी कोशिका के अंदर डालना है और इसकी प्रेजेंटेशन देखनी है, अभिव्यक्ति देखनी है। तो ये हमारा जीन वो है जिसको हमें क्लोन करके और दूसरे जीव में प्रवेश करवाना है। तो हम इसको बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप होता है बायोटेक्नोलॉजी का, टारगेट जीन की हमें सबसे पहले पहचान करनी है और फिर उसको डीएनए से अलग करना है। दूसरा जो अपना स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में जो अपना वांछित जो जीन होता है, जो अपना वांछित जीन है टारगेट जीन, उस टारगेट जीन को और एक प्रपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करवाना है। प्रपोषी कोशिका में प्रवेश। अब ये प्रपोषी कोशिका में प्रवेश क्यों करवाते हैं? क्योंकि अपने ये जो वांछित जीन होता है, इस वांछित जीन को अपने कॉपी करने के लिए और क्लोनिंग वाहक से जोड़ते हैं। क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ने के बाद उस क्लोनिंग वेक्टर और वांछित जीन को जो डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें होस्ट सेल यानी कि प्रपोषी कोशिका में डालना पड़ता है ताकि वो रेप्लिकेशन कर सके। तो दूसरा स्टेप ये होता है। आगे के स्टेप्स की हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। सबसे पहले हम आज ये दो स्टेप समझेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं जो टारगेट जीन है, टारगेट जीन। उस टारगेट जीन की सबसे पहले तो अपने पहचान करनी है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन। तो सबसे पहले तो देखना है कि हमें टारगेट जीन की पहचान कैसे करनी है। तो मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, डीएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए। तो ये अपना जो है वो डीएनए है और इस पर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, जीन्स लगे होते हैं। ये मान लेते हैं कि जीन्स है और हमें अलग करना है, मान लो कि इंसुलिन का जीन, और हमें ह्यूम्यूलिन बनाना है। तो ह्यूम्यूलिन बनाने के लिए हमें मनुष्य के जो इंसुलिन है, इंसुलिन जीन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मान लेते हैं कि ये अपना क्या है, इंसुलिन जीन है और हमें इसे अलग करना है डीएनए से। तो सबसे पहले तो हमें उस कोशिका से उस डीएनए को निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी कोशिका है एक, माना कि ये अपनी एक कोशिका है और इस कोशिका में ये क्या है, बड़ा सा केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर अपना क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है। इस केंद्रक के अंदर क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है। तो सबसे पहले तो इस डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस डीएनए से अपना जो जीन है टारगेट जीन, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब हम कोशिका से इस डीएनए को बाहर निकालते हैं तो इसके साथ बहुत सारे अन्य पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, मेनली तीन पदार्थ जाते हैं, प्रोटीन, और जैसे कि कोई भी शुगर होगी, और जो अपना साथ में प्रोटीन, शुगर और इसके साथ आरएनए भी चला जाता है। तो इन जो अवांछित पदार्थ है डीएनए के साथ, इन सबको भी अलग करना होता है। तो ये स्टेप पढ़ते हैं कि डीएनए को कोशिका से अलग कैसे करते हैं। तो डीएनए को कोशिका से अलग करते हैं तो डीएनए को ऐसे माध्यम के अंदर ग्रो करवाते हैं, यानी कि उपचारित करवाते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होने चाहिए, जैसे कि प्रोटीएज और जैसे कि लाइपेज होना चाहिए, और शुगर को पचाने वाले एंजाइम जैसे कि एमाइलेज, और भी कोई एंजाइम हो सकते हैं जो शुगर को पचाने, और जो आरएनए के लिए न्यूक्लिएज एंजाइम। लेकिन ये होना कौन सा चाहिए,
आरएनए न्यूक्लियेज जो आरएनए को पचा सके। इसका मतलब ये है कि ये अपनी कोशिका है और इस कोशिका के अंदर है एक बड़ा सा केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर अपना क्या पड़ा है, डीएनए पड़ा है। इस डीएनए को इस कोशिका से बाहर निकालेंगे तो डीएनए के साथ और भी कुछ आएगा, जैसे कि प्रोटीन आएगा, प्लस में शुगर भी आएगी यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी आएगी, प्लस में फैट भी आएगी कुछ, प्लस में जो आरएनए है वो भी आएगा। तो इन सबको डीएनए से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वो चाहिए जो डीएनए के ऊपर क्या है, जीन। तो इन सबको अलग करना पड़ेगा, प्रोटीन को, शुगर को, फैट को, आरएनए को। तो प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, शुगर को पचाने के लिए एमाइलेज एंजाइम, और भी बहुत सारे एंजाइम है जो शुगर को पचाते हैं। फैट को पचाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा यूज करते हैं लाइपेज, और आरएनए को पचाने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम। तो सबसे पहले तो ये एंजाइम द्वारा इस डीएनए को उपचारित किया जाता है और एक शुद्ध डीएनए अपने पास आ जाता है। ये अपना क्या है, शुद्ध डीएनए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। और इस डीएनए के ऊपर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, जीन लगे हुए हैं। ये इस डीएनए पर क्या है, बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं। मान लेते हैं कि ये अपना जो है इंसुलिन जीन है। इस इंसुलिन जीन को हमें अलग करना है और इस इंसुलिन जीन से हमें हीमोलिन बनाना है। तो इस इंसुलिन जीन को हमने अलग कैसे करेंगे, तो वही जो अपना एंजाइम था, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपने यूज करेंगे और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा इस डीएनए के भाग को बाहर निकाल लेंगे। अब है तो ये डीएनए का ही भाग, लेकिन इसको क्या बोलेंगे अपने, इंसुलिन जीन, क्योंकि ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो अपने क्या बोलेंगे इसको, इंसुलिन जीन बोलेंगे। अब हमने वैसे तो हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में वीडियोस में देख रखा है, पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ी सी बात आपको बता दूं, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए को काटने का काम करते हैं, डीएनए को काटने का काम करते हैं। जैसे कि इक्को आर फर्स्ट हो गया, हिंड सेकंड हो गया। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेशल कोड होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक क्रम, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ये अपने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो काटता है। जैसे ज़्यादातर यूज होता है इक्को आर फर्स्ट, और इसका जो पैलिंड्रोमिक क्रम होता है वो ये होता है। तो पैलिंड्रोमिक क्रम का मतलब होता है कि दोनों साइड से कोड करने पर सेम होना चाहिए। तो अब ये जो अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो फास्फोग्लिसरिक अम्ल है, सॉरी, जो फास्फो बंद होता है, यानी कि जिसको अपने बोल सकते हैं हाइड्रोजन बंद भी, तो ये हाइड्रोजन बंद को तोड़ देते हैं और अपने पास दो अलग प्रकार के डीएनए आ जाते हैं। ये एक ये आ जाता है और एक नीचे वाला। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम क्या करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। तो अब अपने जैसे माना कि ये डीएनए है और इस डीएनए से हमने क्या अलग कर लिया, एक अपना इंसुलिन जीन। तो ये तो पहला अपना क्या बन गया, टारगेट जीन। ये है अपना टारगेट जीन। कौन सा, इंसुलिन जो जीन है वो अपना क्या है, टारगेट जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस टारगेट जीन को दूसरे स्टेप के अंदर अपने क्या करते हैं कि जो अपना टारगेट जीन है, टारगेट जीन, उस टारगेट जीन को किसके साथ जोड़ना होता है, क्लोनिंग वाहक से जोड़ना होता है। अब ये क्लोनिंग वाहक क्या काम करता है, क्लोनिंग वाहक काम करता है कि ये क्लोनिंग करवाने के लिए एक साधन के रूप में, एक जो अपना वेक्टर के रूप में काम करेगा। तो क्लोनिंग वाहक हमने वैसे तो सारी जानकारी देख रखी है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लाज्मिड हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया, कोस्मिड हो गया। तो अपने इस टारगेट जीन को निकालेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है कि अपना जो जीन है उस जीन की अपने को क्या बनानी है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है। और उस कॉपी तभी बनेगी जब उस जीन में क्या प्रेजेंट होगा, ओराई स्थल। लेकिन एक
बाहर जो जीन होता है, जो डीएनए गुणसूत्र से अलग कर लिया जाता है, उसके अंदर ओराई स्थल तो होता नहीं, तो ये खुद तो जीन कॉपी कर नहीं सकता, तो इसको अंदर एक ऐसे डीएनए की आवश्यकता होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ये ओराई स्थल प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये काम कौन करेगा, क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के प्लाज्मिड हो गया जैसे कि, और बैक्टीरियोफेज हो गया, और जैसे कोस्मिड हो गया, ये क्या है, आर्टिफिशियल। तो ये बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर हैं और इनका अपने यूज करते हैं। और कुछ दो एक मोस्ट है जैसे कि टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं अपने प्लांट के अंदर, प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर अगर हमें रेप्लिकेशन करवानी है तो क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में करेंगे टीआई प्लाज्मिड का उपयोग। और अब अगर अपने पास कोई एनिमल सेल है तो इसके अंदर अपने यूज किसका करते हैं, रेट्रोवायरस का, रेट्रोवायरस, और इसको हिंदी में बोलते हैं पश्च विषाणु। पश्च विषाणु का अपने यूज किस तरह करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में, एज ए क्लोनिंग वेक्टर, एज ए क्लोनिंग वेक्टर इसका यूज करेंगे। तो ये अपने क्लोनिंग भाग के बारे में जानकारी होगी। तो अपने सबसे पहले नॉर्मली यूज देखते हैं, प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो प्लाज्मिड एक जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। हमें प्लाज्मिड मान लेते हैं कि अपने पास एक बैक्टीरियल सेल है और ये इसका मेन डीएनए है। इस मेन डीएनए के अलावा बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। और ये इस जो बैक्टीरिया है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, इसकी ग्रोथ, इसके रिप्रोडक्शन, जो भी इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, जो भी इसकी एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता। इसे ही अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को अपने बाहर निकाल कर इसका यूज किस तरह कर लेते हैं, एज ए क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओराई स्थल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका अपने यूज किस तरह कर लेते हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह। तो सबसे पहले